दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो ऊपर से देखने में बिल्कुल एक मामूली और साधारण बैंक मैनेजर लगता है, लेकिन उसकी इस सीधी सादी जिंदगी के पीछे एक ऐसा अतीत दफन है जिसे वो दोबारा कभी भी छूना नहीं चाहता था। उसने अपनी पुरानी पहचान को, अपने पूरे अतीत को सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जिस दिन उसकी फूल जैसी मासूम बेटी अचानक किडनैप हो जाती है, उस दिन वो दबा हुआ अतीत एक बार फिर बाहर निकल आता है और तभी सबको एहसास होता है कि जिसे वो लोग एक मामूली मैनेजर समझते थे, वो असल में एक लेजेंडरी सीक्रेट एजेंट निकलता है। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो शुरुआत होती है एक आम दिन से, जब मैनेजर किम अपने काम से थककर घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी पीछे से कुछ गुंडे बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए आते हैं और गलती पूरी तरह उन्हीं की होती है। फिर भी उनकी गाड़ी का साइड मिरर मैनेजर किम के हाथ से टकराकर निकल जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद वो गुंडे इसका सारा इल्जाम मैनेजर किम पर ही मढ़ने लगते हैं। मैनेजर किम का मन तो करता है कि वो उन्हें वहीं पर सबक सिखा दें, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं करते, बस माफी मांग लेते हैं। फिर भी वो गुस्से में पागल गुंडा उनके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह की कहानी शुरू होती है मैनेजर किम के घर से, जहां वो उठते ही सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी के लिए नाश्ता बनाते हैं। लेकिन उसकी बेटी इतनी नाराज रहती है कि वो अपने पिता को लिफ्ट तक नहीं देती। उसकी बेटी जिस स्कूल बस में सफर कर रही होती है, उसी में अचानक जोर का झटका लगता है और वो सीधा जाकर अपने क्रश की बाहों में गिर पड़ती है। मिंजी का दिल यहाँ पर एक लड़के पर आ चुका है जिसका नाम है नमहून। दूसरी तरफ हम मैनेजर किम को अपने बैंक में देखते हैं, जहां पहुंचते ही वो अपने कंप्यूटर पर सेल्फ डिफेंस के सामान को सर्च करने लगते हैं। उनकी कोवर्कर सेंगा की नजर जब उनकी स्क्रीन पर पड़ती है तो वो हैरान होकर पूछती है कि आखिर ये सेल्फ डिफेंस वाली चीजें वो क्यों देख रहे हैं। मैनेजर किम बताते हैं कि आजकल उनके मोहल्ले में खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेंगा उन्हें सलाह देती है कि अगर वो अपनी बेटी के आने वाले जन्मदिन पर उसे सेल्फ डिफेंस का सामान देंगे तो शायद उसे पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि वो खुद अपनी बेटी से पूछ लें कि उसे जन्मदिन पर असल में क्या चाहिए। मैनेजर किम थोड़ा उदास होकर जवाब देते हैं कि उसकी मां के गुजर जाने के बाद से वो अकेले ही उसे पाल रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनकी बेटी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है और उनसे बात तक नहीं करती। ये सुनकर सेंगा उन्हें भरोसा दिलाती है कि काम खत्म होने के बाद वो दोनों मिलकर बेटी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट चुन लेंगे। अब कहानी मिंजी की तरफ मुड़ती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड कुछ देर के लिए उसके जिम के कपड़े उधार लेकर जाती है। उसके जाते ही क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की की चमचियां मिंजी का सामान उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। यहीं से पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां मिलकर मिंजी को परेशान करती हैं और इनमें से जोहरी पूरे स्कूल की सबसे अमीर और सबसे पॉपुलर लड़की है। उसी समय नमहून जोहरी के पास आकर पूछता है कि क्या वो अकेले में उससे कुछ बात कर सकता है, और इस वक्त पूरे स्कूल में इन दोनों के डेटिंग को लेकर अफवाहें फैल रही होती हैं, क्योंकि नमहून पूरे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता है। लेकिन मिंजी का परेशान होना यही नहीं रुकता। जब वो वॉशरूम में होती है तो वही दो चमचियां उसे फिर से ताना मारती हैं कि उसके कपड़ों से किसी बूढ़े आदमी जैसी बदबू आती है। जोहरी भी वहाँ आकर कहती है कि इस बेकार लड़की को छोड़ दो। इससे थककर मिंजी पूछती है कि आखिर वो उन्हें इतनी बेकार क्यों लगती है। इस पर जोहरी उसके बहुत करीब आकर अपनी उंगलियां नाक पर रख लेती है, जैसे उसे बहुत गंदी बदबू आ रही हो, और कहती है कि इसीलिए तो वो उसे इतनी पैथेटिक लगती है। उनके जाने के बाद मिंजी पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। दोस्तों, मिंजी को रोज इसी तरह तंग किया जाता है, इतना कि वो अब अपने कपड़ों को सूंघने लगी है। उसके कपड़ों से असल में कोई बदबू नहीं आती, लेकिन उसे उनमें अपने पिता की महक जरूर महसूस होती है। कहानी फिर मैनेजर किम के पास जाती है, जहां वो अपनी को वर्कर के साथ बेटी के लिए गिफ्ट खरीदने जाते हैं। सेंगा उनकी बेटी के लिए काफी महंगे कपड़े चुन लेती है, और जब मैनेजर किम बजट को लेकर थोड़ा हिचकिचाते हैं तो सेंगा समझाती है कि आजकल बेटियां अक्सर अपने पिता से यह ताना मारती हैं कि आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, तो ऐसा महंगा गिफ्ट दीजिए कि वो ऐसा कह ही न पाए। इस तरह वो मैनेजर किम को मना लेती है। मैनेजर किम वो गिफ्ट लाकर एक ट्रॉली में छुपा देते हैं ताकि उसकी बेटी के असली जन्मदिन पर वो उसे यह तोहफा दे सकें। लेकिन घर पहुंचने पर वो अपनी बेटी को खुद ही कपड़े धोते हुए पाते हैं और उसकी बेटी साफ कह देती है कि आज के बाद वो अपने पुराने कपड़े उसके साथ न रखें। इसी दौरान मिंजी अपनी बुली की प्रोफाइल चेक करते हुए नमहून की प्रोफाइल पर पहुंच जाती है। वही लड़का जिस पर उसका दिल आ चुका है, वहाँ उसे दिखता है कि जोहरी ने उस फोटो में नमहून को टैग किया हुआ है। उसकी तस्वीरें देखते देखते मिंजी इतनी खो जाती है कि गलती से उसकी एक फोटो को लाइक कर बैठती है। इससे पहले कि वो उसे अनलाइक कर पाती, नमहून का उसे एक मैसेज आता है जिसमें वो पूछता है कि क्या उसी ने उसकी फोटो लाइक की थी और क्या वो उसका नाम जान सकता है।
मिंजी थोड़ा घबरा जाती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने पिता को सोफे पर सोते हुए पाती है। मैनेजर किम की नींद खुलते ही सबसे पहले उनकी नजर गंदे बर्तनों पर पड़ती है, लेकिन उनकी बेटी जिद करती है कि वो उन्हें सुबह उठकर ही धोए। अगली सुबह जब मैनेजर किम की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने खुद ही सारे बर्तन धो दिए हैं और स्कूल भी चली गई है। अब कहानी स्कूल पहुंचती है, जहां नमहून बहुत खूबसूरती से वॉलीबॉल खेलते हुए दिखता है और इस खेल में काफी माहिर भी होता है। पता चलता है कि आज मिंजी की जिम क्लास है, लेकिन जब वो अपने लॉकर में अपने जिम के कपड़े देखने जाती है तो वो वहाँ नहीं मिलते। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि उसने उसके कपड़ों का क्या किया और दोस्त जवाब देती है कि उसने तो वापस रख दिए थे। तभी मिंजी की नजर डस्टबिन पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि उन्हीं बुली करने वाली लड़कियों ने उसके जिम के कपड़े वहाँ फेंक दिए थे। मिंजी इसी हालत में अपनी स्पोर्ट्स क्लास की तरफ जा रही होती है, तभी उसका सामना नमहून से होता है। उसके कपड़ों को देखकर नमहून उसे अपनी जिम क्लास की शर्ट दे देता है। मिंजी वही शर्ट पहनकर सीधा क्लास में चली जाती है और जब जोहरी की नजर उसके इस अंदाज पर पड़ती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर दो नए किरदार सामने आते हैं। पहला है हंसू, जो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देता है, और दूसरा है जिनचुल, जो किसी जमाने में मरीन में था और अब बस लोगों की मदद करना पसंद करता है। साथ ही वो एक बड़ा गेमर भी है और आज इतनी डेडिकेशन से गेम खेल रहा होता है कि उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज तक नहीं आती। आखिरकार हंसू को लात मारकर सीधा उसके कमरे में घुसना पड़ता है। हंसू उसे याद दिलाता है कि आज साल का वो दिन है जब उन्होंने वादा किया था कि वो हर साल इसी दिन मिला करेंगे। ये दोनों फिर हमारे मुख्य किरदार मैनेजर किम से मिलते हैं और साथ बैठकर खाना पीना करते हैं। यहाँ पता चलता है कि जिनचुल की भी एक खूबसूरत बेटी है और वो उसके लिए इतना ज्यादा दीवाना है कि उसने उसकी तस्वीर वाली शर्ट तक पहन रखी है। कुछ समय साथ बिताने के बाद मैनेजर किम जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि उनकी बेटी अकेली है और उन्हें घर जल्दी लौटना है। जिनचुल कहता है कि वो भी अपनी बेटी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन अगर वो उससे इतना चिपके रहेंगे तो वो उनसे नफरत करने लगेगी। फिर भी मैनेजर किम पैसे देकर जाने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों दोस्त रिटायर होने के बाद छोटे मोटे काम ही करते हैं। लेकिन वो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 2 मिनट उनकी बात सुन लें। हंसू कहता है कि वो साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद जिंदगी में बस 10-15 बार ही मिल पाएंगे। वो समझ सकता है कि अपनी पत्नी के गुजरने के बाद मैनेजर किम ने अपनी बेटी को बेहतरीन जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दें। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो आसपास तोड़-फोड़ कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये वही गुंडे होते हैं जिन्होंने एपिसोड की शुरुआत में मैनेजर किम के हाथ पर साइड मिरर मारा था। मैनेजर किम और हंसू इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिनचुल का दिमाग खराब होने लगता है और वो उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। उसके दोस्त किसी तरह स्थिति को संभालते हुए उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो मोटा गुंडा अपनी हेकड़ी में जिनचुल के सिर पर अपना ड्रिंक उड़ेल देता है और फिर वो उसकी शर्ट पर बनी उसकी बेटी की तस्वीर देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो भी अपनी एक बेटी चाहता है ताकि वो उसे डैडी बुला सके। और बस यहीं पर जिनचुल का सब्र टूट जाता है। गुस्से में जिनचुल अपना सिर सीधा उसके सिर पर मारता है और फिर अपने भारी हाथ से उसके मुंह पर एक खतरनाक वार करता है। हंसू बस देखता रह जाता है जब जिनचुल उसके साथी को बार बार मारता चला जाता है। हंसू कहता है, किम अब बताओ हम इन्हें कैसे रोकेंगे। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि मैनेजर किम तो पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। अब जिनचुल पूरी तरह अकेला तबाही मचा रहा होता है। पीछे से एक गुंडा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पर वार करने की कोशिश करता है। हंसू बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और जिनचुल की पीठ पीछे से उसके सिर पर सीधा वार कर देता है। जिनचुल धीरे से मुड़ता है। हंसू उसे चेतावनी देता है कि अगर अब भागना है तो भाग जाए, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और वही होता है, जिनचुल को जरा भी दर्द नहीं हुआ था और अब उस गुंडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। जिनचुल उसे उठाकर सीधा शीशे से बाहर फेंक देता है। आखिरकार हंसू उसे पकड़कर रोकता है और बाद में पुलिस आकर उन्हें टेजर लगाती है। अब कहानी अगली सुबह पर जाती है। जब मैनेजर किम अपनी बेटी के जिम के कपड़ों को देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि उन पर तो किसी लड़के का नाम लिखा है, नमहून। उनकी बेटी वो कपड़े उनके हाथ से ले लेती है, लेकिन मैनेजर किम को अपने दोस्तों की कही बात याद आती है कि अब उनकी बेटी बड़ी हो रही है, उसे जिंदगी जीने दें। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड भी हो। कुछ समय बाद स्कूल में मिनजी फिर से नमहून से मिलती है और उसे उसके जिम के कपड़े लौटाती है। नमहून कहता है कि वो चाहती तो उसके लॉकर रूम में भी कपड़े छोड़ सकती थी, फिर वो खुद मिलने क्यों आई। मिंजी बहाना
बनाते हुए कहती है कि वो उसे थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन नमहून समझ जाता है और सीधा पूछ लेता है कि क्या उसी ने उसकी फोटो को लाइक किया था। मिंजी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन छुपाते हुए कहती है कि वो तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। लेकिन नमहून दिमाग से काफी तेज निकलता है, वो उसी अकाउंट को मैसेज करता है जिसने उसकी फोटो लाइक की थी, और तभी नोटिफिकेशन की आवाज सीधा मिंजी के फोन से आती है। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और नमहून पूछता है कि क्या वो उसे मैसेज कर सकता है। जब वो दोनों इस तरह हंस मुस्कुरा रहे होते हैं, तभी वहाँ से जोहरी का गुजरना होता है और यह देखकर उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। कहानी आगे बढ़ती है और इस बार जोहरी के साथी मिंजी को पकड़कर सीधा उसके पास ले जाते हैं, जहाँ गुस्से में जोहरी उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। वो धमकी देती है कि मिंजी उसके बॉयफ्रेंड के आसपास भी न दिखे। मिंजी सफाई देती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी और वो दोबारा उससे मिलेगी भी नहीं, लेकिन जोहरी बहुत क्रूर लड़की निकलती है। वो उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि आज वो पता लगाकर ही रहेगी कि उससे यह कैसी बदबू आती है। उसकी चमचियां मिंजी को पकड़ लेती हैं और जोहरी उसके बहुत करीब जाकर उसे सूंघते हुए कहती है कि अब उसे समझ आ गया, यह उन लड़कियों की बदबू है जिनकी माँ नहीं होती। यही बात मिंजी के सब्र का आखिरी कतरा साबित होती है। वो गुस्से से पागल हो जाती है और जोहरी को जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देती है, फिर उस पर बैठकर मुक्कों की बारिश कर देती है। लेकिन दोस्तों, इसकी कीमत मिंजी को चुकानी पड़ने वाली है। कहानी अब मैनेजर किम के पास जाती है, जहां उन्हें प्रिंसिपल का फोन आता है। प्रिंसिपल बताते हैं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उनकी बेटी ने जिस लड़की पर हाथ उठाया है, उसका पिता कोई और नहीं बल्कि जोहक कंस्ट्रक्शन का CEO है। अब कहानी जोहरी के पिता चेयरमैन जू की तरफ जाती है, जो एक बेहद लग्जरी होटल के स्पा में आराम फरमा रहे होते हैं। उनसे मिलने एक नया बिजनेस गेस्ट आता है, जो पूछता है कि क्या यह होटल भी उन्होंने ही बनवाया है। चेयरमैन जू जवाब देते हैं कि हाँ, यह होटल उन्होंने अपनी बेटी के नए स्कूल में दाखिले की खुशी में बनवाया था। वो गेस्ट को बताते हैं कि अगर यह रीडेवलपमेंट प्लान सफल रहा तो उसे राजनीतिक फंडिंग जुटाने में बहुत मदद मिलेगी और वो काफी राजनीतिक ताकत भी हासिल कर लेगा। जब चेयरमैन जू वहां से जाने लगते हैं तो गेस्ट की नजर उनके शरीर पर जले हुए निशानों पर पड़ती है। पूछने पर चेयरमैन जू बताते हैं कि जवानी में उन्होंने नादानी में अपने शरीर पर एक टैटू बनवा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि वो अपनी बेटी को इससे क्या संदेश दे रहे हैं, इसलिए उसे हटाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को जला डाला। अगर वो चाहते तो डॉक्टर से इसे हटवा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया ताकि यह साबित कर सकें कि वो अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है, जो भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, उसे वो जो दर्द देते हैं उसके सामने यह कुछ भी नहीं। यह सुनकर वो गेस्ट सहम जाता है। जाते जाते चेयरमैन जू कहते हैं कि वो उन्हें निराश न करे, लेकिन जैसे ही वो स्पा से बाहर निकलते हैं, उनकी पत्नी का फोन आता है, जो बताती है कि किसी स्टूडेंट ने उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उन्हें फौरन स्कूल पहुंचना चाहिए। इसी तरह कहानी स्कूल की मीटिंग पर पहुंचती है, जहां मैनेजर किम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जोहरी की मां बेहद गुस्से में है। वो प्रिंसिपल से साफ कह देती है कि वो मिंजी के रिकॉर्ड में यह लिखवाना चाहती है कि उसने उनकी बेटी पर हमला किया है, जिसका मतलब होगा कि मिंजी दोबारा किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाएगी। मजबूरन प्रिंसिपल को भी उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उस पूरे स्कूल की कंस्ट्रक्शन में फंडिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसी जोहरी के पिता ने दी है। मिंजी अपने पिता को बताने की कोशिश करती है कि जोहरी झूठ बोल रही है, उसी ने पहले उसे तंग किया था, लेकिन वहाँ कोई उसकी बात नहीं सुनता। मैनेजर किम उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि कृपया उनकी बेटी को माफ कर दिया जाए। अगर यह उसके रिकॉर्ड में आ गया तो वो कहीं भी पढ़ नहीं पाएगी और सजा के तौर पर वो उसका स्कूल बदलवा देंगे। यह देखकर मिंजी पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि वो खड़े हो जाएं, यह देखकर कि उसके पिता जमीन पर गिरे हुए हैं। आखिरकार जोहरी का पिता कहता है कि ठीक है, वो मामला छोड़ देता है, क्योंकि आखिर उसकी भी एक बेटी है और वो समझ सकता है कि बेटी को संभालना कितना मुश्किल होता है। जब बाप बेटी घर लौट रहे होते हैं तो मिंजी अपने पिता को बहुत कुछ सुनाती है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया है, लेकिन आज उन्होंने उसे निराश किया है। वो कहती है कि अगर उसके पिता ही उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसे दोबारा फोन न करें। आज वो अपनी दोस्त के घर सोएगी। दोस्तों, मिंजी को इतना गुस्सा आना भी जायज है। किसी के भी पिता को जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ देखना किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। जाते जाते उसके पिता याद दिलाते हैं कि उसका जन्मदिन आने वाला है, लेकिन मिंजी कहती हुई चली जाती है कि उसे अपने जन्मदिन से नफरत है, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। रात के समय की कहानी शुरू होती है, जहाँ मिंजी गलियों में भटक रही होती है। तभी उसके क्रश नमहून का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि वो अभी स्कूल के गेट के सामने उससे मिलना चाहता है। पूरी रात बेटी के घर न लौटने पर परेशान मैनेजर किम उसका पता लगाने स्कूल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी स्कूल पहुंची ही नहीं। तभी उनकी नजर नमहून के नाम पर पड़ती है, वही लड़का जिसके जिम के कपड़े उनकी बेटी ने पहने थे, और इस नाम को देखकर वो समझ जाते हैं। जब वो नमहून से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने जबरदस्ती उसका फोन छीनकर मिंजी को मैसेज भेजा था। मैनेजर
किम फौरन उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनकी बेटी को बुलाया गया था, लेकिन वहां उन्हें जगह जगह खून के निशान के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी उनकी नजर एक हेयर बैंड पर पड़ती है और उन्हें याद आता है कि स्कूल की उस मीटिंग में यही हेयर बैंड जौहरी ने पहना हुआ था। वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। तभी आसमान में बारिश शुरू हो जाती है और जौहरी एक गुंडे के साथ वापस वहां आती है। उसे डर है कि यह बात कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो उल्टा अपने पीछे आए मैनेजर किम के बारे में अपने आदमी को बताती है। मैनेजर किम आते ही कहते हैं कि वो मिंजी के पिता हैं और पूछते हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या किया गया है और यह भी कि यह हेयर बैंड उसी का है ना। यह सुनते ही वो गुंडा फौरन मैनेजर किम पर हमला कर देता है और किसी तरह उनके कपड़े फाड़ देता है। तभी हमारा ध्यान उनके शरीर पर बने पुराने जख्मों के निशानों पर जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे मैनेजर किम कभी नॉर्थ कोरिया के सैनिक हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में साउथ कोरिया ज्वाइन कर लिया और एक डबल एजेंट बन गए। उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक मिशन पूरे किए हैं जो शायद ही कोई और कर सके। दूसरी तरफ कहानी एक अनजान जगह पर जाती है, जहाँ एक आदमी कहता है कि आखिर वो मैनेजर किम को इतनी आसानी से खुले में घूमने क्यों दे रहे हैं, उनके पीछे तो कई देशों की पुलिस लगी हुई है। अब कहानी वर्तमान में वापस आती है, जहां हम देखते हैं कि मैनेजर किम सिर्फ एक दो झटकों में ही उस गुंडे को जमीन पर सुला देते हैं।